हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। पिछली बार हमने बात करी थी डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से ऐसे साइज हैं डिस्प्ले एड्स के जो अवेलेबल हैं जिनसे आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को ही कंटिन्यू करते हैं आज और शुरू करते हैं। एड फीचर्स, एड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन्स। आप ऐसे एड्स बनाएं जो वेबसाइट पर कन्वर्जन कर सकते हैं। बिहेवियर टारगेटिंग, ऐसे ऐड जो किसी पर्टिकुलर विजिटर के बिहेवियर को टारगेट करते हो। इंटरेस्ट टारगेटिंग, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड है और आपका ऐड किसी ऐसी वेबसाइट पे आए जो ऑर्गेनिक फूड से ही रिलेट करती हो, तो दैट इज फॉर इंटरेस्ट टारगेटिंग। डेमोग्राफिक टारगेटिंग, डेमोग्राफिक पे आप टारगेट कर पाओ कस्टम ऑडियंसेस। ये प्रोग्राम होता है, ये इसमें हमें ऑडियंस खुद से बनानी पड़ती है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर या फिर हम यूज कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल। एंगेजमेंट एड्स ऑन वॉल पोस्ट, आप अपनी सोशल मीडिया की जो वॉल होती है फेसबुक की या इंस्टा की, वहां पे एंगेजमेंट एड्स को प्लेस कर सकते हैं। वीडियो एड्स, लीड एड्स, ऐसे बहुत तरीके के ऐड हैं जो आप बना सकते हैं। जब आप एंगेजिंग ऐड बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने तरीके से अपनी वेबसाइट पे या अपने फिजिकल स्टोर पे आप विजिटर्स को ला सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो मार्केटिंग ऑब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। अब अमेरिकन मार्केटिंग ऑफ एसोसिएशन क्या कहती है एडवर्टाइजिंग के बारे में? एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है ये। एडवर्टाइजर एक्सरसाइज ए कंट्रोल ओवर इट। इट इज ए नॉन पर्सनल सेलिंग। इट इज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर लार्ज स्केल सेलिंग. It acts as a valuable marketing tool for presentation and promotion of ideas, goods and services. It needs the sponsor of message known. इस इमेज में जो ये लाइन है, एडवर्टाइजिंग विल बी मीनिंगलेस इफ द एडवर्टाइजर इज आइडेंटिफाइड, बहुत अच्छी लाइन है ये। अगर विजिटर को पता ही ना चले कि ये जो एड आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, इसका एडवर्टाइजर कौन है, तो वो एड बहुत ही खराब होता है और उसकी वजह से वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। कॉरोजल एड्स, आप सोशल मीडिया पे कई तरीके के कॉरोजल एड्स देखते हैं। सो एंगेजिंग एड फॉर्मेट्स एंड अनराइवल्ड सूट ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस, enough campaigns type to help you achieve virtually any marketing objective. Visual content and storytelling are the flavors of the month, and Facebook has found a way to combine both two elements with carousel ads. You can use carousel ad to explain the feature of a product, show your brand's USP, or highlight a promotion you are running. यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट। कोई भी एड अगर आप बनाते हैं, चाहे वो डिस्प्ले एड हो या टेक्स्ट एड हो, उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि आप क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रमोशन है उसको आप हाईलाइट करें जो आप चला रहे हैं एड्स में। इसके लिए फेसबुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एडवांस अट्रैक्टिव एड्स करता है, उसको हम कैरोसल एड्स बोलते हैं। ये हम तब पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। तो कैरोसल एड डिस्प्ले एड्स की एक कैटेगरी है जो कि काफी इफेक्टिव होती है और ये हमारी सेल इंक्रीज कर सकती है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकती है और लीड्स भी जनरेट कर सकती है। यूजिंग दिस फेसबुक एड टाइप यू कैन लीवरेज अप टू 10 इमेजेस और वीडियो, हेडलाइंस, लिंक्स, ए कॉल टू एक्शन। ये सारी चीजें आप फेसबुक एड में कर सकते हैं। अब बात करेंगे एड फ्रीक्वेंसी की। एड फ्रीक्वेंसी जरूरी क्यों है? सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी केपिंग। फ्रीक्वेंसी केपिंग इज पुटिंग ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इज शोन टू एन इंडिविजुअल। इन गूगल एडवर्ड्स you can enter a maximum cap on how many times someone can potentially see a display campaign. आपको कैप करना है अपनी फ्रीक्वेंसी, किसकी? एड की। क्यों? अगर किसी वेबसाइट पे एड बहुत बार अपीयर हो जाएगा तो आपके एड से लोग हेट करने लगेंगे और उस एड को रिपोर्ट कर देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितनी बार उस पर्सन को एड शो कराना चाहते हैं। यू कैन सेट दीज कैप्स एट द कैंपेन एड ग्रुप एंड एड लेवल एंड फर्दर सेगमेंट देम बाय डे, वीक और मंथ।
आप इसको गूगल एडवर्ड्स में सेट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस टाइम पे या किस दिन पे या महीने में कितनी बार मेरे डिजिटल एड को दिखाना है। Why use frequency capping? Some people love them, some people hate them. अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी कैपिंग की तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, एक एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं। एयरटेल का जब ऐड आता था जिसमें शशा छेत्री नाम की लड़की ने ऐड करा था उसका, और वो स्पीड का टेस्ट करते थे अपनी एयरटेल में, वो ऐड इतनी बार आता था टीवी पे कि लोगों ने उस ऐड की वजह से उस लड़की से हेट करना शुरू कर दिया था। फ्रीक्वेंसी कैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी ऐड जरूरत से ज्यादा दिखा देंगे तो लोग उससे हेट करने ही लगेंगे और आपका ऐड सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपका ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो खराब हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। रीमार्केटिंग Remarketing is a tactic where an advertiser repeatedly targets a particular audience. If you don't set an optimized frequency cap, your audience may feel annoyed or creeped out after a certain threshold. हर चीज की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उसके ऊपर चीजें खराब होने लगती हैं। तो जब भी आप रीमार्केटिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वो क्रीपिंग हो जाएगी लोगों के लिए और अच्छी नहीं लगेगी। इफ यू रिमार्केट टू द राइट ऑडियंस विद राइट मैसेज, you have the opportunity to reach the right audience who might have missed your ads the first few times. You can do this both Facebook ad and Google AdWords by creating a custom audience or importing a remarketing list respectively. आप ऐसा कर सकते हैं रीमार्केटिंग में, किन लोगों को आपको टारगेट करना है। आप केवल उन्हीं लोगों को रीटारगेट करें जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए, उन्होंने आपकी कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड किया है या फिर उन्होंने कोई लैंडिंग पेज पे फॉर्म फिलअप किया है। आप हर पर्सन को रीटारगेट ना करें जो आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग आपके ऐड को पसंद नहीं करते, क्योंकि आप बार बार उस ऐड को उन लोगों के सामने रख रहे हैं। What is ad fatigue? Ad fatigue occurs when someone sees your ad too often and become disinterested, which hurts your ROI in the long run. Ad fatigue में क्या होगा, अगर कोई भी विजिटर आपका ऐड बार बार देखता है तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। जैसे पहले बात हुई, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको ऐसे लगेगा यार ये ऐड तो बार बार वेबसाइट पे आ जाता है, मुझे ये ऐड अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही आपका ऐड एक बार को अच्छा हो लेकिन उस समय वो अच्छा नहीं लगेगा और लॉन्ग रन में ये आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। एड फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं वो हम तब देखेंगे जब हम गूगल एडवर्ड्स में कोई कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन प्लानिंग, की इश्यूज टू कंसीडर इन कैंपेन प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, उसके बाद उसको ट्रैक भी करना है। कैंपेन इनसाइट, आपको इनसाइट मिलेंगे, आपको पता चलेगा कितने परसेंट लोग आपके ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, कितनी बार आपका ऐड इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो उस ऐड को पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई लैंडिंग पेज फिल कर रहे हैं, उनका जेंडर क्या है, वो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, थ्रू मोबाइल और थ्रू लैपटॉप और एनीथिंग। उसके बाद जो आपको इंसाइट्स मिलेंगे आप उससे सेगमेंटेशन और टारगेट कर सकते हैं। सेगमेंटेशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप हैं तो आप एक एज ग्रुप के लिए एक ऐड बनाएं और दूसरे एज ग्रुप के लिए दूसरा ऐड बनाएं। तो इस तरीके से आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप मेल्स के लिए अलग ऐड बनाएं, आप फीमेल्स के लिए अलग ऐड बना सकते हैं और उसको उसी वे में टारगेट कर सकते हैं। ऑफर एंड मैसेज डेवलपमेंट, आप कोई ऑफर दे सकते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज दे सकते हैं जिसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर आए। बजटिंग एंड सेलेक्टिंग द डिजिटल मीडिया मिक्स, आपको पता है आप कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आजकल घिरे हुए हैं, आपके आसपास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से डिजिटल मीडिया यूज करने हैं और आप अपने बजट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इनटू ऑल ओवर मीडिया शेड्यूल और प्लान, आप जितने भी मीडिया है उनका इंटीग्रेशन करें और सारे मीडिया को यूज करें, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं, जितना आपका बजट अलाउ करता है। की इश्यूज की बात करें कैंपेन प्लानिंग में तो आपको कुल मिलाकर शुरू में स्टडी करनी होगी कि कैसे कैसे
मैं गोल सेट कर सकता हूं और कैसे मैं इसको ट्रैक भी कर सकता हूं। जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, और मैं भी आपको बताऊंगा कि कैंपेन क्रिएट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें और जो इनसाइट्स आ रही है उनका कैसे आप फ्यूचर में यूज करेंगे। तो जब आप कैंपेन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं और उसको फॉलो करना जरूरी है। ये हायरार्की है, इसको आपको फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी और आपने जो सोचा है काम वैसे नहीं होगा। सबसे पहली चीज, डिफाइन द गोल्स। आप अपने गोल्स को डिफाइन करें। जो पहले भी बात हुई और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, डिफाइन योर गोल्स। जिस पर्सन को पता होता है कि मेरे गोल्स क्या हैं, वो उस गोल को अचीव कर ही लेता है। सेट अ बजट। जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो बजट मार्केटिंग के लिए अलग से एलोकेट कर सकते हैं ताकि उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना हो। डिटरमाइन द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आप जानें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो शहर में रहती है या गांव में रहती है। सेलेक्टिंग योर मीडियाज। आप अपने मीडिया को सेलेक्ट करें। डेवलप योर मैसेजिंग। आप एक कांस्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहें अपने एड्स से, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर डिस्प्ले हो। मेजर द रिजल्ट। मैसेज पहुंचाने के बाद, कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मेजर करें, उनकी मॉनिटरिंग करें बहुत अच्छे से, उसको देखें कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपेयर विद द कंपटीशन। आपको पता है कि आपके कंपटीटर कौन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके कंपटीटर है वो क्या से परफॉर्म कर रहे हैं। आपके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा वो कौन कौन सी अप्रोच को यूज कर रहे हैं, वो डिस्प्ले ऐड कैसे बना रहे हैं, और ये आपको आसानी से पता लग जाएगा जब आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई कैंपेन शुरू करेंगे। अगर आप इस इमेज को देखें तो वो बता रहा है कि जो मार्केटिंग कैंपेन का लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। सबसे पहली चीज इसमें है डिटरमाइन बाय पर्सोना, टारगेट आउटलाइन द डिजायर्ड आउटकम। सबसे पहले आपको पर्सन्स को समझना पड़ेगा और उनकी डिजायर को टारगेट करना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा उनके आउटकम क्या आ रहे हैं आपके पास। सेकंड, कैंपेन डिजाइन ग्राफिक क्रिएटिव प्लस कॉपी। आपको अपना कैंपेन डिजाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उस चीज को कहीं पे लिख भी सकते हैं। डिटरमाइन टूल्स फॉर सक्सेसफुल आउटकम, क्रिएट मैट्रिसेस। वो टूल्स आपको ढूंढने हैं जो मैट्रिसेस को बना सकते हैं। वो कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। शेड्यूल कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन और बेंचमार्क्स। आप अपने कैंपेन को शेड्यूल करो कि मुझे इस मंथ की कौन कौन सी तारीख को कैंपेन शुरू करने हैं और मैं उन कैंपेन्स में क्या क्या स्ट्रेटेजी लूंगा। आप कैंपेन एक जैसे ना रखें, अलग अलग डेट पे अलग अलग तरीके के कैंपेन स्टार्ट करें। नेक्स्ट वन है कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन। आप कैंपेन का इम्प्लीमेंटेशन करें। एंड लास्ट वन इज मेजर एनालाइज प्लस लर्न फॉर नेक्स्ट टाइम। ये कहा जाता है कि इंसान गलती करके ही चीजें सीखता है, तो आप मेजर करें अपनी परफॉर्मेंस को, उसके बाद उस रिजल्ट को एनालाइज करें और अगली बार तैयार रहें कि मुझे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और मुझे कैसे टारगेटिंग करनी है। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज। वो कौन कौन सी सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज हैं? पहली है डेमोग्राफिक मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, where the audience is divided into externally measurable characteristics. Next one is behavioral, a more focused form of market segmentation, which groups consumers based on specific consumption patterns than display past purchasing history and browsing history. आपको बिहेवियर के आधार पे लोगों को सेगमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसे लोग हैं जो पहले आपका सामान बाय कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री से आप गूगल क्रोम को देखते हैं, उसमें कुकीज सेव हो जाती हैं, कैस्ट कॉपी भी सेव हो जाती है, तो उससे आपको बिहेवियर टारगेटिंग में आसानी होती है। डे पार्टिंग। डे पार्टिंग में वो लोग आते हैं जो दिन के किसी समय एक्टिव ज्यादा होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई ऑफर या फिर कोई डिस्काउंट कूपन उन्हें दे सकते हैं। डेजिग्नेटेड मार्केट एरिया, a segment Nielsen used to standardize geographic areas for the purpose of targeting and measurement. ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिसको आप ब्लैक लिस्टेड या व्हाइट लिस्टेड कर सकते हैं, उसके लिए आप अलग से सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। रीटारगेटिंग, इसके बारे में बात हो चुकी है। प्रोडक्ट रिलेटेड, सेगमेंटिंग द ऑडियंस बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन से प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं उसके आधार पे भी आप सेगमेंट कर सकते हैं। डेटा, द यूज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्टी डेटा टू टारगेट एंड सेगमेंट ऑडियंसेस
has been revolutionary for advertisers over the past few years. These resources have helped advertisers maximize their return on investment on spend through accurate targeting. अब बात यह है कि सेगमेंटेशन जरूरी क्यों है। आपको ऑडियंस को टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए उनके साइकोग्राफिक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको लोगों के साइकोग्राफिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके ओपिनियंस क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, कैसे उनके बिहेवियर है, वो किस चीज को वैल्यूज देते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या क्या है। तो डाटा मैनेजमेंट इज ए की टू ऑडियंस टारगेट। आपको डाटा को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और इस डाटा को मैनेज करने का काम गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छे से करता है। स्टार्ट विद द इंडिविजुअल टारगेट इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, ऑनलाइन बिहेवियर, परचेज हिस्ट्री, रिपीट परचेजेस एंड लॉयल्टी। इसके आधार पे आप लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। और जब आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से, आर वी रीचिंग द ऑडियंस वी वांट? क्या मैं उन ऑडियंस तक पहुंच रहा हूं जो मेरे को जरूरी है? इफ नॉट, हु आर वी रीचिंग? अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहां रीच कर रहा हूं? ऐसा तब होता है जब आप बिना सोचे समझे किसी थर्ड पार्टी को अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज या एडवर्टाइजिंग करने को दे देते हैं। इज द इंटेंडेड ऑडियंस रेस्पॉन्डिंग द वे वी वांट? क्या उस तरीके से ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे रेस्पॉन्स कर रही है, और वो क्या मैं सिमिलर ऑडियंस फाइंड कर रहा हूं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूं? तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज में आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है उनके लिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका मुझे ज्यादा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ योर मार्केटिंग प्लान। आपके मार्केटिंग प्लान का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्पेसिफिक। आप किसी भी अप्रोच को ब्रॉड लेके ना चलें। अगर आप ब्रॉड लेके चलेंगे तो आप खो जाएंगे, क्योंकि आपका पाथ बहुत ब्रॉड होगा। इसलिए आप स्पेसिफिक लेके चलें, आपका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल, आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग की एक मेजरेबल फॉर्म है। तो आप अपने जो मार्केटिंग प्लान है उसको मेजर करते रहिए, इट इज परफॉर्मिंग और नॉट। परफॉर्म कर रहा है तो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो किस किस लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है वो मेरे लिए कोई एडवांटेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर वो मेरे लिए एडवांटेज दे रहे हैं तो कितनी सेल हो रही है या कितने गोल्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। एक्शनेबल, आपका मार्केटिंग प्लान एक्शनेबल होना चाहिए। लोग आपके प्लान से इंटरेक्ट करने चाहिए। लोगों की जो गतिविधियां हैं वो आपकी वेबसाइट से रिलेट होनी चाहिए। रिलीवेंट, अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं विजिटर्स के लिए तो वो कितना रिलीवेंट है उनके लिए। ऐसा ना हो वो किसी और चीज के लिए आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और जब वो आपकी वेबसाइट का पेज देख रहे हैं तो उनको वो चीज नहीं मिल रही है, वो वहीं से बैक जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। टाइम बाउंड, आपका मार्केटिंग प्लान टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने दिन तक ये एड रन करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है। उसकी आवश्यकता के अनुसार जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतने टाइम के लिए आपको मार्केटिंग प्लान एक्टिव करना है। मार्केट रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस, आपको अपने मार्केट की थॉरोली रिसर्च करनी पड़ेगी और आपके जो कंपटीटर हैं उनको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी अप्रोच है जो वो यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, आपको अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ऑडियंस सेटिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशंस, आपको अपनी ऑडियंस की सेटिंग करनी पड़ेगी और उनको वैल्यूज बतानी पड़ेंगी कि आप मेरे से कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। चैनल स्ट्रेटेजी, जो चैनल है मार्केटिंग प्लान का उसकी स्ट्रेटेजी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं 1000 लोगों तक ऐड पहुंचाऊंगा। 1000 का रेट अगर 3% कन्वर्जन है तो 30 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे। उन 30 लोगों में से भी 4 लोग या 5 लोग मेरी वेबसाइट पे कोई चीज बाय करेंगे और सेल्स फनल के दूसरी तरफ आएंगे। तो पूरी स्ट्रेटेजी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इम्प्लीमेंटेशन, समय रहते चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं समय रहते चीज को तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और द लास्ट वन, मेजरमेंट। मेजरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने
जो कैंपेन है उनका मेजरमेंट जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है वो मेजरमेंट से ही निर्धारित होंगी। वो मेजरमेंट से ही पता चलेगा आपको कि आपको किस किस पीपल को कौन सा ऐड दिखाना है, उस ऐड का टाइप क्या होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिन पे वो ऐड आना चाहिए। ऑल दैट सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntoearnless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।